आयोजक हैं IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं प्रकाश दास। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक के प्लेनरी सेशन को करेंगे संबोधित। ये फोरम रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच के रूप में करता है काम। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों में छापेमारी। राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर भी छापे। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। ममता सरकार में कानून मंत्री बनाए घटक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कोयला आवंटन घोटाले मामले में है सीबीआई की छापेमारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत 12 देशों के राजनयिकों से करेंगे मुलाकात। 6 अप्रैल को जेपी नड्डा ने की थी भाजपा को जानो अभियान की शुरुआत। जापान दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज से शुरू हो रही है 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में लेंगे भाग। दोनों पक्षों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए मंत्री अपने समकक्षों के साथ भी करेंगे बैठक। डेटा सुरक्षा के लिए सरकार जल्द लाएगी डेटा गोपनीयता विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नया बिल डेटा सुरक्षा को लेकर देश के हर नागरिक के चिंताओं का करेगा समाधान। बारिश से बेहाल कर्नाटक, बाढ़ में डूबा आईटी हब बेंगलुरु। कई इलाकों में भारी जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें बढ़ी। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी की जारी। मुख्यमंत्री बोम्मई ने राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के दिए निर्देश। और खेल की खबरों में यूएस ओपन में ऑस्ट्रेलिया के निक कॉर्गेबोस क्वार्टर फाइनल में हार कर हुए बाहर। रूस के करेन खचानोव ने दी शिकस्त। नॉर्वे के कैस्पर रूड भी हुए सेमीफाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में महिला वर्ग में कैरोलिना गार्सिया और ऑस जेबियोर ने सेमीफाइनल में बनाया स्थान। चैंपियंस लीग फुटबॉल के नए सत्र का हुआ रोमांचक आगाज। गत विजेता रियल मैड्रिड ने सेल्टिक को 3-0 से हराया। वहीं हालांड के 2 गोल की मदद से मैन सिटी ने सेविया को 4-0 से दी शिकस्त। डायनामो ज़ाग्रेब ने चेल्सी को हराकर किया उलट-फेर। तो ये थी सुर्खियां। अब नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिवोस्तोक में होने वाली पूर्व आर्थिक मंच की बैठक के प्लेनरी सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक व्लादिवोस्तोक में 5 सितंबर को शुरू हुई, जो 8 सितंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 2019 में 5वें EEF के मुख्य अतिथि थे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहला अवसर था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्रों के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए की गई थी। ये फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों, क्षेत्रीय एकीकरण
औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। इस फोरम में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख भागीदार देश शामिल हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना संबोधन करेंगे और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के इकोनॉमिक फोरम में प्लेनरी सेशन में प्रधानमंत्री भागीदारी करेंगे। आखिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्वी आर्थिक मंच और भारत के क्या संबंध रहे हैं, किस तरह से ये महत्वपूर्ण संबंध आगे बढ़ते रहे हैं। तो इसकी स्थापना दरअसल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। मुद्दे थे जिसके बारे में हमने आपको संकेत किया कि क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षेत्रों में विकास को लेकर तमाम देश एक मंच पे आए, इस बात की कोशिश हुई। इसके अलावा रूस और अन्य देशों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच है, इस तरह से इसका पूरा विकास किया गया है। इसके अलावा हम समझें कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के भागीदार देशों के साथ व्यापारिक संवाद हो और वो आगे बढ़े, जिसमें आसियान देशों के साथ भी व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की गई, उसको लेकर संवाद को लेकर एक मंच है। इसके अलावा रूस और एशिया प्रशांत के देशों के बीच में अलग अलग तरह के संबंधों का विकास हो, उसे बहुआयामी रूप दिया जाए, साथ ही रणनीति पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, इस बात का खासकर ध्यान रखा गया। भारत रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता चुका है। यानी जो आप देखें, जो ये सुदूर पूर्व का इलाका है रशिया का, उसके विकास के लिए लगातार कोशिश, और भारत भी उसमें अपनी भागीदारी निभाता रहा है। और हम जानते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत रूस के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में। और इस वक्त हम आपको सीधे ले चलेंगे आज सीधी तस्वीरों की तरफ। देश के जवानों से उरी का सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? आपने देश की सेना से बालाकोट की गवाही मांगी थी या नहीं मांगी थी? हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा और सेना के त्याग को भी तोड़ने की कोशिश की, और आप देश को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी, याद करिए, कोविड के समय में जब पूरे देश को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक करने की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था? लॉकडाउन से क्या होगा, थाली पीटने से क्या होगा, मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, ये आपने कहा था ना? ये सब आपके स्टेटमेंट तो पब्लिक रिकॉर्ड पर है ना? तो उस समय तो आप देश की एकता को कितना मजबूत कर रहे थे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज आपसे पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश की एकता को कमजोर करने का आपका रिकॉर्ड कैसा है, और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं, और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत
और शख्सियत कमज़ोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हों, ये सारी बातें देश के सामने हैं। इसीलिए आज ये बहुत ज़रूरी समझा गया कि उनकी देश को जोड़ने वाली यात्रा कितनी खोखली है, ये बताना ज़रूरी है। लालू जी, ये हमारे राहुल जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को ये बताना जरूरी है कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। नीतीश जी, आप जब घूम रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को हरियाणा के 2 सिपाहियों के नाम पर गिरा दिया था ना। नीतीश बाबू, आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवेगौड़ा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था 1 साल के अंदर। और नीतीश बाबू, आपको यह भी बताना जरूरी है कि इंदर गुजराल की सरकार को 8-9 महीने में इसलिए गिरा दिया गया कि उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि मुझ पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसका एक बिहारी एंगल भी था, चारा घोटाले का। तो नीतीश जी, यही ना विरासत है आपकी? अब इसी को लेकर चले आए हैं आप क्या? कहीं शराब पर जबरदस्त घोटाला है, कहीं बंगाल में करोड़ों रुपए मिलते हैं फ्लैट से, बाकी हजारों करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला जनता के सामने है। तो नीतीश जी, आजकल जिसके साथ आप खड़े हैं उसमें एक तो उनके बड़े नेता को सजा मिल चुकी है 5-5 केस में, आगे कई लोग आरोपित हैं। तो यही कुनबा जोड़ने के लिए आप दिल्ली आए हैं क्या? तो हम नीतीश बाबू को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे कि ये देश इस प्रयोग से बहुत आगे चला गया है। 2014 के बाद का हिंदुस्तान स्थायित्व चाहता है, स्टेबिलिटी, पूर्ण बहुमत चाहता है, और एक निर्णायक नेता को आशा भरी निगाहों से देख रहा है जिसने भारत का मान दुनिया में आगे बढ़ाया है। और इस बात से उसका संकेत मिलता है कि 2-3 दिन पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। यह होता है जब स्टेबिलिटी आती है, यह होता है जब नेता मजबूत, निर्णायक और ईमानदार होता है। ये तब होता है जब नरेंद्र मोदी ऐसे नेता देश में आशा का प्रवाह करते हैं, एन एटमॉस्फेयर ऑफ होप, एनर्जी, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये देश अब बन रहा है जहां स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, जहां फिनटेक मूवमेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, जहां लाखों करोड़ रुपए गरीबों को उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया। तो ये देश का एक स्वरूप है। भारत की साख दुनिया में है। मोदी जी दुनिया के लोकप्रियतम नेताओं में से हैं, फिर टॉप किए सर्वे में। तो एक तरफ भारत का ये स्वरूप है, आशा का, विकास का, ऊर्जा का और भविष्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का। और नीतीश बाबू, आप दिल्ली आ गए हैं तो कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश
उस पर कोई विश्वास करने वाला है। ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी और ये प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोगों का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। और कोई तो आप सुन रहे थे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद को, जो उन्होंने मुख्य तौर पर दो मुद्दों पे अपनी बात रखी। एक, जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि परिवार का कंट्रोल, नियंत्रण कांग्रेस पार्टी पर बना रहे, इस बात की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अवसरवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया गया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने नीतीश कुमार, जो दिल्ली उनकी यात्रा हुई और जो तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, इस बात पर भी उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे कुनबे को जोड़ना चाह रहे हैं जो पहले ही कई बार कोशिश हुई है लेकिन उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास के मुद्दे पर बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब 2014 के बाद देश बहुत आगे निकल गया है और अब देश स्थायित्व चाहता है, पूर्ण बहुमत चाहता है और एक नए भारत की तरफ देश बढ़ रहा है जिसमें उम्मीद है नया करने की का जोश है। फिलहाल यहां पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती हैं सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself.
LIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में, बुलेटिन की शुरुआत में बताया कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक व्लादिवोस्तोक रूस में हो रही है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, जिसमें प्रधानमंत्री प्लेनरी सेशन में अपना संबोधन करेंगे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे थे। तो एक महत्वपूर्ण आज ये बैठक जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। हमारे साथ इस मसले पे बातचीत करने के लिए पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। और हमें ये समझाएं कि ऐसे वक्त में हम जब जानते हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन में एक तरह से उलझा हुआ है, अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं ताइवान स्ट्रेट में किस तरह की स्थितियां हैं। ऐसी परिस्थिति में कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री अपना संबोधन करते हैं, तो किस तरह का संदेश देने की कोशिश भारत की होगी यहां? देखिए, भारत और रूस के संबंध जो हैं बहुत ही पुराने हैं। चाहे उसको कहा जाए, ये केवल जब से रूस आया है 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद के हमारे संबंध नहीं है, वो उससे पहले हैं, सोवियत संघ के साथ हैं। उससे पहले भी अगर हम सांस्कृतिक, सिविलाइजेशनल, पीपल टू पीपल कनेक्ट कहें तो बहुत हमारे अटूट संबंध हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और रूस का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। जैसे अगर एक डिफेंस की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। और जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट है, आपको याद होगा जो पहली मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में गए थे ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील में, वहां पर उनकी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई थी, तो उन्होंने उनसे कहा, जो अगर आप किसी भारत में किसी बच्चे से भी पूछ लें जो भारत के संबंध किस देश से सबसे गहरे हैं, तो वो रूस का ही नाम लेगा। तो भारत के संबंध रूस के साथ बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। परंतु आपने बिल्कुल ठीक कहा ओम प्रकाश जी, जो अभी आजकल का जो समीकरण है पूरी दुनिया में, वो बहुत बदला हुआ है। एक तो हम देखते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध फरवरी से चल रहा है और कहां पर जा रहा है इसका अभी कुछ नहीं मालूम है। पश्चिमी देशों की तरफ से बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस के ऊपर। रूस एकदम बहुत ही जैसे काफी हद तक अपने को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। हालांकि देश हैं जो कुछ देश हैं जो उसके साथ खड़े हैं। चीन में अभी भी वहां से तेल ऊर्जा आ रही है। भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है पूरी दुनिया को, जो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और अपने देशवासियों के भलाई के लिए हम वहां से जो तेल है और गैस है वो लेते रहेंगे। और आपने ताइवान और चीन के बारे में भी जिक्र किया है। अभी पिछले कुछ महीने, कुछ सप्ताह से वहां पर और ज्यादा टेंशन बढ़ी है। तो ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का वहां पर संबोधन करना ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत के संबंध चाहे इंडो पैसिफिक के साथ हो, क्वाड के साथ हो, अमेरिका हमारा सबसे जिसे कहा जाए कॉन्सिक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है पिछले कुछ सालों में। परंतु ये सब देखते हुए रूस का महत्व, रूस की अहमियत हमारी विदेश नीति में वो कम नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। तो यही मेरे विचार से प्रधानमंत्री कहेंगे, जो ऊर्जा के संबंध में जो कैसे हम अपने संबंधों को आगे लेकर जाएंगे, सुरक्षा के संबंधों में कैसे आगे लेकर जाएंगे, तो यही उनका संबोधन में यही उनका मैसेज होगा। हम जानते हैं 2019 में प्रधानमंत्री जब इस समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था तो कई परियोजनाओं की बात हुई थी, कई कदमों की बात हुई थी, मसलन जैसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर की बात हुई थी और कई कदमों की बात हुई थी। लेकिन कोविड की वजह से कहते हैं कि उसमें एक तरह की एक धीरे हुआ, पूरी प्रक्रिया धीरे हुई। अब आपको लगता है कि कोशिश शायद इसकी होगी कि रूस भी चाहेगा और भारत भी चाहेगा कि वो जो कमिटमेंट्स हुई थी उनको तेजी से इम्प्लीमेंट किया जाए। ऊर्जा को लेकर भी हम जानते हैं कि जो ईस्टर्न जो सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन भी हैं।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बिल्कुल अच्छा वो जिक्र किया चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल रूस ने की थी। उसने भारत को निमंत्रित किया था जो आर्कटिक सर्कल में, क्योंकि हम देखते हैं अगर आर्कटिक एरिया में रूस का सबसे ज्यादा वहां पर एरिया है, क्योंकि और वहां पर हम जानते हैं बहुत मात्रा में संसाधन है, ऑयल है, गैस है, मिनरल्स है, और रूस ने भारत को वहां पर निमंत्रित किया था। दूसरा उसने कहा था भारत का निवेश होना चाहिए फार ईस्ट एरिया में। आपको ये भी याद होगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने $1 बिलियन का वहां पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जो हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। आपको ये भी याद होगा जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी गए थे एज चीफ गेस्ट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, ये शायद 5वां सत्र था उस समय, तो उस समय हमारे 4 मुख्यमंत्री भी, 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी वहां पर गए थे। तो इससे ये दर्शाता है जो भारत कितना सीरियस है, क्योंकि रूस को भी देखिए थोड़ा सा वहां पर सामरिक तरीके से, क्योंकि चीन वहां पर काफी तेजी से आ रहा है जी, और वो वहां पर रूस वहां पर चीन को भी बैलेंस करना चाहता है। इसीलिए इस बारी आप देखिए वहां पर आर्मीनिया और मंगोलिया के तो प्रधानमंत्री रहेंगे, पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल भी वहां पर संबोधन किया था वर्चुअल तरीके से, क्योंकि कोविड है। इस साल भी वर्चुअल तरीके से, परंतु ये जो हमारा ये क्षेत्र है जिसमें हमारे संबंध रूस के साथ हम और गहरा करना चाहते हैं, अब कोविड खत्म हो रहा है, तो दोनों देशों की यही मंशा है जो इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो हमने अग्रीमेंट्स किए थे उसको हम कैसे तोड़ तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजरें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और वक्त है इस वक्त की ताजा खबर पर नजर डालने का। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग एक्शन मोड में है। आयकर विभाग ने 7 राज्यों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। यूपी में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। हुसैनगंज के छितवारपुर इलाके में उनका आवास है। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। और इसके अलावा राजेंद्र यादव के शिक्षा संबंधी कई बिजनेस हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं मंत्री। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। और रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर आईटी की रेड जारी है। राजस्थान सरकार में गृह विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव एजुकेशन समेत कई व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों में गिने जाने वाले राजेंद्र यादव से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि यह छापेमारी मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहाँ पे जारी है की जा रही है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा 37 ठिकानों पर छापेमारी जयपुर और कोटपूतली में की जा रही है। जयपुर में निर्माता और सप्लायर के घर, फैक्ट्री कार्यालय, गोदाम और कोटपूतली में सहयोगियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। और इसके साथ ही इनके सहयोगियों के दिल्ली में 8, महाराष्ट्र में 7 और उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में आयकर विभाग के 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनका सहयोग के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सीआईएसएफ के जवान भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि पौष्टिक आहार के निर्माता और सप्लायर मध्य प्रदेश में पौष्टिक आहार के वितरण में दागदार रह चुके हैं। ये मामला साल 2018 का बताया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को इस तरह की जानकारी मिली है कि ठेके लेकर बड़ा घालमेल किया जा रहा था। ठेकों को लेकर यह चर्चा भी है कि इसमें तत्कालीन राज्य सरकारों का हाथ रहा है, जिसके एवज में राजनीतिक फंडिंग की जाती है। आयकर विभाग की टीमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ के साथ ही
दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के गुरुग्राम और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रेड कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आर.के. गुप्ता के घर, ऐश्वर्या किंगडम, उडला के लविस्टा स्थित अग्रवाल ब्रदर्स की स्टील और पावर फैक्ट्री, मुकेश अग्रवाल के साथ ही नटवर टेरिया और सीए अनिल अग्रवाल के रायगढ़ स्थित ठिकानों पर भी रेड चल रही है। दिल्ली में जनराज पार्टी के दफ्तर में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। अभिषेक कृष्णा नाम के वकील के दफ्तर में चल रही है छापेमारी और इस राजनीतिक पार्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर ये कार्य भी करते हैं। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। नीरज, सबसे पहले ये बताएं कि बहुत फैला हुआ और कई राज्यों में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्या दरअसल में लक्ष्य है, किन बातों की तरफ इशारा ये रेड करती है? कई सारे लक्ष्य हैं और कई सारे कह सकते हैं कि बातें हैं जिनको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। पहले तो राजनीतिक फंडिंग को लेकर ये रेड चल रही है। इसके साथ ही जिन लोगों ने मिड डे मील में करप्शन किया है उनके ऊपर ये रेड है। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनकम टैक्स की चोरी की है, उनके ऊपर भी ये रेड है। तो ये 3-4 ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आयकर विभाग पूरे देश भर में रेड कर रहा है। जैसा कि आपने बताया भी है कि कई सारे उद्योगपतियों के यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँची है, इनकम टैक्स की टीम पहुँची है। इसके अलावा कई सारे शराब के कारोबारी हैं, उनके खातों को भी खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से अकूत संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली और उसका जो टैक्स जो देना चाहिए इनकम टैक्स वो उन्होंने नहीं दिया। आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर मिड डे मील में करप्शन हुआ है। जिस जो राज्य मंत्री की बात यहाँ पर सामने आ रही है, उसी राज्य मंत्री की कोटपुतली में एक फैक्ट्री भी है। किस तरीके से अधिकारियों और दूसरे लोगों से मिला भगत करके जो पौष्टिक आहार, जो खाना बच्चों तक पहुँचना चाहिए उसकी जगह पर उसमें से कमाई की जा रही है और पैसा अपनी जेबों में पहुंचाया जा रहा है। उसके तार कई सारे राज्यों में हैं, मुंबई तक उसके तार जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी को लेकर जो रेड है वो लगातार कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में कितने बड़े पैमाने पर। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि राजनीतिक फंड को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पर कई सारे उद्योगपति, कई सारे लोगों ने अपना एक नेटवर्क बना रखा है। उसमें इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर जो नेता लोग हैं वो भी उस नेटवर्क में शामिल है कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर आप चंदा ले रहे हैं, वो चंदा पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंच नहीं रहा है। एक फर्जी रसीदें बनाई जा रही हैं, फर्जी स्लिपें बनाई जा रही हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसको उजागर करने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नीरज, क्या मोटे तौर पे हम ये कहें कि जो राजनीतिक ठेके हैं उसके जरिए जो कमाई हो रही है उससे राजनीतिक चंदा और उसका एक नेक्सस या कहें गठजोड़ उसकी तलाश शायद सीबीआई कर रही है या कहें आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये नेटवर्क पूरे देश भर में फैला है और उसके जो तार हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे प्राइवेट पर्सन और जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फ़ोटो दूसरे लोगों को दिखाकर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कोई उद्योगपति कहता है कि फला पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके बेहतर रिलेशन है तो आप भी हमें इतना चंदा दीजिए तो आपके रिलेशन भी बढ़िया होंगे और जो उद्योग में उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह का एक नेटवर्क पूरे देश भर में फैला है और उसी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि एक प्रॉपर फाइल तैयार की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और जिन लोगों के यहाँ पर रेड की जा रही है उससे पहले उनकी पूरी जानकारी ली गई है। एक पूरी चैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। अब शाम तक ये जो रेड खत्म होगी उसके बाद पता लगेगा कि कितना पैसा जब्त हुआ, कौन कौन से कागजात, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे उद्योगपति भी हैं जिन्होंने बेनामी संपत्ति भी अर्जित कर रखी थी। तो इन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई थी। नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है कि पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के बाद ममता सरकार के एक और मंत्री मलय घटक केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा है। ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक के साथ संबंधित अन्य 5 व्यक्तियों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। यह छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर की गई है।
सीबीआई की एक टीम ने आज मलय घटक के आसनसोल स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक गवर्नर हाउस परिसर में सीबीआई की मलय घटक से पूछताछ भी जारी है। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम जानते हैं कि किस तरह से लगातार ममता बनर्जी सरकार पे एक के बाद एक उसे झटके लग रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में ये जो कोयला घोटाले की बात की जा रही है, कहा जा रहा है ये वही कोयला घोटाला है जिसमें ममता बनर्जी के रिश्तेदार अभिषेक बनर्जी को लेकर कई बार पूछताछ की जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल ओपी, ये वही मामला है और इसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी, उनसे भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ करी है। उनकी साली, उनसे भी सीबीआई की लंबी पूछताछ हुई है। मामला आसनसोल से जुड़ा हुआ है कि आसनसोल में जो कोयले की खदान थी उसमें से अवैध तरीके से कोयला निकाला गया और कई सारी फर्जी कंपनियां बनाई गई जिनमें निदेशक फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए और उस कोयले को प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको सेल कर दिया गया और इसके अलावा बाहर भेज दिया गया। तो 1300 करोड़ के करीब ये पूरा का पूरा मामला घोटाले का है और उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सीबीआई किस तरीके से ममता बनर्जी के मंत्री के यहाँ पहुंची है, क्योंकि एक पूरा नेक्सस है अधिकारियों से लेकर राजनेताओं का पश्चिम बंगाल में जो इस तरह के काम में लिप्त है। और अब सीबीआई लगातार इसमें छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। देर शाम तक जब छापेमारी की कार्रवाई खत्म होगी तो कई सारी जानकारियां निकल कर आएंगी कि आखिर इस रेड से सीबीआई को क्या मिला। लेकिन इतना जरूर पूछताछ भी चल रही है मलय घटक से। बिल्कुल बिल्कुल, मलय घटक से पूछताछ भी चल रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि इस रैकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और आने वाले समय में कुछ और राजनेताओं से सीबीआई पूछताछ कर सकती है, उनके यहाँ रेड भी कर सकती है और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। बिल्कुल, तो नजर रहेगी इस खबर पर। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 सितंबर तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्ष योशिमासा हायाशी और राजनाथ सिंह अपने समकक्ष यासुकाजु हमदा के साथ मंत्री स्तरीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष इस भागीदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार करेंगे। और वहीं मंगोलिया यात्रा के अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक खास तोहफा मिला है। रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए बताया
कि मंगोलिया में उनके खास मित्रों ने उन्हें एक सुंदर घोड़ा उपहार में दिया है, जिसका नाम रक्षा मंत्री ने तेजस रखा है। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति खुरेलसुख और मंगोलिया को धन्यवाद दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भारत में तैनात 12 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ मुलाकात करेंगे। भाजपा को जानो इस कार्यक्रम के तहत दुनिया के विभिन्न देशों तक उनके राजदूतों या उच्चायुक्तों के माध्यम से भाजपा के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और योगदान के बारे में जानकारी पहुंचाने के अभियान की कड़ी में जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में 12 देशों के राजनयिकों, मिशनों के प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष 6 अप्रैल 2022 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो अभियान की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथवाले के साथ ही पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली इकाई का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बजयंत पांडा आम लोगों के बीच पर्चे बांट रहे हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की। इस संबंध में आज केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुलामी के प्रतीकों को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आज़ादी के पूरे हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सबकी प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। कोरमंगला सहित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहत कार्यों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों को भी लगाना पड़ा है। शहर के अधिकतर इलाकों में भी इतना पानी भर गया है कि कई घरों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव चलानी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से कई आईटी कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है और सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब आईटी वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं।
अब आपको सीधे लिए चलेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनिए। उन तक बीमा योजना की पहुंच कैसे बन सकती है? हमारे यहाँ जितने किसान हैं, अगर ये सबके सब किसान फसल बीमा योजना में कवर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बीमा योजना का स्वरूप ही बदल जाएगा और वास्तव में जो छोटा किसान है उसकी फसल अगर बर्बाद होती है तो वो भी इस सुरक्षा कवच से अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। तो इस दृष्टि से इसका विस्तार हम और कैसे कर सकते हैं, इस पर काम करने की हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जब आवश्यकता थी तो हरित क्रांति के समय अनेक प्रकार की पद्धतियों को हम सब लोगों ने अपनाया ही है। उन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने में सफल हुए भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आज हमारे सामने यह स्थिति खड़ी हुई है कि अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से मृदा की क्षमता कम होती जा रही है। यह भी एक संकट हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है। तो इसलिए जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती पर बल देने का प्रयास हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर बाजार से खरीद के सीधा डाला जा सकता है। जब नेचुरल फार्मिंग आदमी करेगा तो थोड़ा उसको और कष्ट करना पड़ेगा। गाय भी पालना पड़ेगी, गौमूत्र भी इकट्ठा करना पड़ेगा, गोबर भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये पद्धति यद्यपि हमारी पुरानी है, लेकिन इस पद्धति को चालना देना है तो इसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो आने वाले कल में वक्त हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ावा दें, इस मामले में आप सबको मालूम है प्रधानमंत्री जी का भी बल है। राज्य सरकारों ने भी इस मामले में अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इसको अभियान रूप में हम लोगों को लेना पड़ेगा तो हम चुनौती का भी समाधान कर पाएंगे। वर्तमान परिवेश में जो हमारी अग्रिम जवाबदारी है हम उसका भी निर्वहन कर पाएंगे और आने वाले कल में जब ये चुनौती भस्मासुर बनकर हमारे सामने खड़ी हो, उससे भी देश को और ज़मीन को बचा सकने में निश्चित रूप से हम लोग सफल हो पाएंगे। तो इस दृष्टि से भी केंद्र सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों को भी लगातार आग्रह किया जा रहा है वो नीचे तक इसको विस्तार देवें। तो राज्य सरकारों को भी इस दिशा में निश्चित रूप से चिंता करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जहाँ जहाँ परिस्थिति बन रही है उसका पहले से विश्लेषण करने की ज़रूरत है। उस विश्लेषण के आधार पर ऐसी किस्में ICR विकसित करें। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो रवि अभियान है उसके कृषि सम्मेलन में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रासायनिक उर्वरक है उससे कई तरह के नुकसान मिट्टी को होती है और अब ज़रूरत है कि अब हम जैविक खेती की तरफ रुख करें, प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करें। और आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से बेंगलुरु में और किस तरह से कर्नाटक में हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ की स्थिति का सामना वहाँ पे लोग कर रहे हैं और उसका असर IT जो सेक्टर है उस पे भी पड़ा है, कामकाज पे भी पड़ा है। हमारी संवाददाता सीधे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं आयशा खानम। आयशा, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या है अपडेट जहाँ तक बेंगलुरु में जल जमाव की समस्या की बात है। जी देखिए ओपी, इस वक्त मौसम थोड़ा सुधरा हुआ है, थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज 4 बजे से और तेज बारिश हो सकती है। तो ये अलर्ट दिया गया है और बेंगलुरु के कई इलाकों में, खासकर दक्षिण इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन मौसम फिलहाल थोड़ा बेहतर होने की वजह से सड़कों पर जो पानी भरा हुआ था वो उसका स्तर जो है कुछ हद तक कम होता जा रहा है
और जो लोग कुछ रिहायशी टेम्प्रेरी शेल्टर्स में है, प्राइमरी स्कूल्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था, वो वापस अपने घर भी लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कर्नाटक सरकार आईटी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देने के लिए आज तमाम आईटी इंडस्ट्रीज के सीईओज को बुलाया है और आज एक बैठक होगी विधानसभा में, जहां पर आईटी इंडस्ट्री अपनी इन मुश्किलों को सरकार के सामने रखेगी। देखिए, सबसे पहली समस्या यह है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी तरह से इस बारिश में मानो कि बह गया है। यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही पानी की व्यवस्था है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते आज आईटी इंडस्ट्री सरकार के सामने अपनी मुश्किलों का, अपनी चुनौतियों का जो ब्यौरा है वो सरकार के सामने रखेगी। और कर्नाटक सरकार ने 300 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है और इसके जरिए इन तमाम सड़कों की मरम्मत की जाएगी और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे ठीक किया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ी राहत है और इस वक्त धूप निकल आई है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा अगर रात 4 बजे दोबारा उसी तरह की बारिश होती है तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। और जिस तरह के अनुमान मौसम विभाग ने सामने रखे हैं कि 8-9 तारीख को, कल परसों और भारी बारिश हो सकती है, तो किस तरह की कोशिशें आने वाले वक्त के लिए है, क्योंकि आवागमन एक बेहद ज़रूरी ऐसी चीज़ है जिस पे सीधे असर पड़ा। देखिए, इसके लिए सरकार तैयारी कर चुकी है। मद्रास इंजीनियरिंग सैपर्स को इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है और स्टेट SDRF जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है और कई टेम्परेरी शेल्टर्स खोले जा रहे हैं और सरकार इन शेल्टर्स में लोगों के लिए खाना और पीने के पानी का इंतज़ाम कर रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार एक तैयारी के जरिए मौसम विभाग के अनुमान के तहत ये तैयारी सरकार कर चुकी है। लेकिन और इसके अलावा स्कूलों को छुट्टी भी दे दी गई है दक्षिण बेंगलोर में। तो सरकार यही कह रही है कि लोग सतर्कता बनाए रखें और घरों से बाहर ना निकले और इसके चलते सड़कों पर थोड़ी ट्रैफिक भी कम होती जा रही है। तो ऐसे में सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन सिलिकॉन सिटी कहने वाला जो ब्रांड बेंगलोर बनाने वाला जो बेंगलोर का हिस्सा है दक्षिण बेंगलोर, महादेवपुरा, सरजापुर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इन तमाम इलाकों में बुनियादी ढांचे को दोबारा से उसे खड़ा किया जाए, इसकी तवज्जो सरकार की नजर में है और इस पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा इन तमाम अपडेट्स के लिए। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बनिहाल के पास एक चट्टान गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। पहाड़ से मलबा राजमार्ग के बीचों बीच आकर गिर गया है। मलबा गिरने के चलते राजमार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है।
वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से राजमार्ग पर गिरे मलबे को हटाने का काम जारी है। और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा की शब्दावली पर ऐतराज जताया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर भारत को बांटा था और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसकी शब्दावली पे मुझे इतराज है। भारत टूटा कहाँ है जो आप जोड़ने निकले हो? भारत तो टूटा नहीं है, उसको तो जोड़ दिया गया था। तो आप किस प्रकार से कह सकते हो भारत टूटा है और भारत तो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आप? मुद्दों के आधार पे तो आपने बांट रखा था भारत को। 370 ले लीजिए, जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं बनने दे रहे थे, सामान्य नहीं होने दे रहे थे, वो हमने हटाया। आप ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर ट्रिपल तलाक का आप सपोर्ट कर रहे थे, वो हमने हटाया। हर महिला को एक सामान्य नागरिक के रूप में लेकर आए कानून के तहत। और बात बिहार की। बिहार में एक बार फिर से अपराधी बेखौफ होने लगे हैं। राज्य के अलग अलग शहरों में हत्याओं के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला सीवान का है। यहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। इसके अलावा पटना में 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के बाद लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सीवान के सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के नजदीक बुधवार की सुबह बदमाशों ने गश्ती टीम पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या कर दी। वहीं गोली की आवाज सुनकर खिड़की से देख रहे एक अधेड़ को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कांस्टेबल वाल्मीकि यादव सिसवन पुलिस स्टेशन में सिपाही के पद पर तैनात थे। छापामारी करके हम लोग वापस लौट रहे थे। लौटने के क्रम में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास। उससे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। तो इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, जिसका पीछा किया गया उसी पीछा करने के क्रम में गोली चला दी। और वहीं राजधानी पटना की बात करें तो वहां भी हालात जो है कानून व्यवस्था की बिगड़ रही है। तो लगातार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपराधों का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। राजधानी पटना में भी हम देख रहे हैं कि घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 युवक स्कूटी पर सवार होकर काम से घर लौट रहे थे। उसी समय घात लगाए अपराधियों ने सौरभ और चंदन के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये दोनों हत्या की वारदात राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते हौसले को बता रही है। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र शिवसेना में बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 27 सितंबर तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने सभी पक्षों से अपने मुद्दे लिखित में देने को कहा है। कोर्ट 27 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए मुद्दे और समय सीमा तय करेगा। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी तरह पेपरलेस होगी। वकीलों को बहस के लिए डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। वकील टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ई डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी बात रखेंगे और इसके लिए कोर्ट उन्हें ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएगा। और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और इस दौरान भारत नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल में हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत
देश में अब तक 213.91 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 18,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और कोविड के संक्रमण के आंकड़ों पर बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,379 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,094 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.70% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.67% दर्ज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत की शांति स्थापना की साख को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान पर सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने 6 दशकों के दौरान 2,60,000 से अधिक सैनिकों और कर्मियों के साथ शांति स्थापना में गर्व से अपना योगदान दिया है। रुचिरा कंबोज ने यह कहा कि ये परंपरा जारी है और भारत ने वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 9 में 5,700 से अधिक भारतीय शांति रक्षक तैनात किए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि ने महिला शांति सैनिकों की भूमिका पर भी बात की। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल की वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर परविंदर मैनी द्वारा इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के लिए एक नई iSTEM पहल का शुभारंभ किया गया। ये इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं कार्यक्रम STEM पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए है और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए सशक्त करेगा। iSTEM दरअसल अनुसंधान उपकरण सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। WEST पहल के जरिए iSTEM वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिला शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बेसिक या अप्लाइड साइंसेज में अनुसंधान करने के लिए एक अलग मंच प्रदान करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिवोस्तोक में होने वाली पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में प्लेनरी सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। और पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक व्लादिवोस्तोक में 5 सितंबर को शुरू हुई, जो 8 सितंबर तक चलेगी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए है। आइए सुनते हैं संबोधन। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति पुतिन, सम्मानित अतिथिगण, नमस्कार। मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है।
इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फॉर ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। फ्रेंड्स, चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतीय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीयों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म से रशियन फार ईस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात संबंधित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को संबोधित करने का अवसर दिया और इस फोरम में उपस्थित सभी भागीदारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो पूर्वी आर्थिक मंच के प्लेनरी सेशन में अपना संबोधन कर रहे थे। कई प्रमुख बातों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया कि किस तरह से जो रूस का ये सुदूर पूर्वी इलाका है उसके विकास के लिए भारत लगातार प्रयत्नशील है और भारत उसमें सक्रिय भागीदारी निभाना चाहता है। भारतीय प्रतिभाएं, भारतीय निवेश वहाँ पे एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये
ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, उसकी जो स्थापना हुई, उसकी जो प्रासंगिकता है आज बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अभिनंदन भी किया। उन्होंने कई मौजूदा मुद्दों पे अपनी बात प्रधानमंत्री ने रखी, खासकर यूक्रेन के मसले पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ पे संघर्ष की स्थिति है, भारत हमेशा से डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए इन मुद्दों का समाधान चाहता है और जो तमाम शांतिपूर्ण प्रयास है भारत उसकी सराहना करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा कि भारत और रूस की जहां तक बात है, कनेक्टिविटी पे लगातार जोर है, समुद्री मार्गों के जरिए कनेक्टिविटी, लोगों के जुड़ाव की बात प्रधानमंत्री ने कही और साफ तौर पर कहा कि कई क्षेत्र हैं सहयोग के जिसमें ऊर्जा एक बड़ा क्षेत्र है जहां दोनों देश लगातार सहयोग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इसमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ मिड डे प्राइम में इतना ही। नमस्कार।